हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 132 के फर्स्ट ब्लॉक का 5th यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है जायसी का काव्य। इस वीडियो में हम जायसी के कला पक्ष की विशेषताएं इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कला पक्ष की विशेषताओं में सबसे पहले छंद विधान आता है। जायसी ने किन किन छंदों का उपयोग किया था अपने काव्य में, तो उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। जायसी ने अपने काव्य के लिए दोहा चौपाई की पद्धति चुनी, मतलब उन्होंने दोहा चौपाई में अपने काव्य लिखा, काव्य रचना की। इस पंक्ति में कवि ने चौपाई की 7 पंक्तियों के बाद एक दोहे का क्रम रखा, मतलब 7 पंक्तियां लिखी उन्होंने, पहले चौपाई की और फिर एक दोहा लिखा। इसी तरीके से उन्होंने अपना पूरा काव्य लिखा, पहले 7 पंक्तियों में चौपाइयों में 7 पंक्तियां लिखी, फिर दोहा, फिर पहले चौपाइयों में 7 पंक्तियां, फिर दोहा, ऐसे कर करके उन्होंने पूरा काव्य लिखा। ऐसे ही क्रम देखने को मिलता है उनके काव्य में। जबकि तुलसी ने 8 पंक्तियों के बाद, मतलब तुलसीदास के काव्य में जायसी ने तो 7 पंक्तियां चौपाई में लिखकर एक दोहा लिखा था, लेकिन तुलसीदास ने 8 पंक्तियां चौपाई में लिखी और फिर उसके बाद एक दोहा लिखा रामचरितमानस में। तो ये जायसी की और तुलसी की बात हो रही है। इस छंद विधान के लिए जायसी तुलसी के पथ प्रदर्शक भी माने जाते हैं। मतलब जायसी, ऐसा माना जाता है कि तुलसी ने जायसी को देखकर इस परंपरा को अपनाया। 8 पंक्तियां चौपाई में और फिर एक दोहा, ये तुलसी ने जायसी को देखकर किया था, क्योंकि जायसी पहले कवि हैं, पहले आते हैं, तुलसी बाद में आते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि तुलसी ने जायसी को देखकर ये क्रम अपनाया, ये परंपरा अपनाई। फिर है जायसी की भाषा। जायसी की भाषा ठेठ अवधि है, बोलचाल की अवधि का माधुर्य है। मतलब इन्होंने बोलचाल की अवधि जो थी उसका प्रयोग भी किया और ठेठ अवधि का प्रयोग किया इन्होंने अपने काव्य में। इसमें शहद की तरह मिठास है तथा मिश्री जैसा स्वाद। मतलब इनकी भाषा इतनी ज्यादा मीठी है, इनका स्वर बहुत ज्यादा मीठा है, शहद जैसे मीठा है इनका स्वर और मिश्री जैसे स्वाद है इनके काव्य में। लोकोक्तियों के प्रयोग से इसमें प्राण प्रतिष्ठा भी है, मतलब लोकोक्तियों का प्रयोग इसमें किया गया है, जिससे प्राण प्रतिष्ठा, काव्य का महत्व बढ़ जाता है, ये बताया गया है। कहीं कहीं शब्दों को तोड़ मरोड़ दिया गया है, तो कहीं एक ही भाव या वाक्य में कई स्थानों पर आने से पुनरुक्ति दोष भी आया है। मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी देखने को मिले हैं। एक ही भाव या वाक्य को कई स्थानों पर प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में स्वाभाविकता, सरसता और मनोगत भावों की प्रकाशन पद्धति भी शामिल है। मतलब इनकी भाषा सरल है और मनोगत भाव देखने को मिलते हैं इनकी भाषा में, और इनकी भाषा स्वाभाविक है। स्वाभाविक तौर पर इनकी भाषा में ही सारे जो लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, इनका प्रयोग स्वाभाविक रूप में हुआ है। अवधी साहित्य में इनका बड़ा स्थान है। अवधी साहित्य में जायसी का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अब इसकी 3rd विशेषता है शैली, जायसी की शैली। तो इन्होंने प्रबंध शैली का प्रयोग किया था। काव्य रूप की दृष्टि से जायसी ने प्रबंध शैली को अपनाया। उस समय फारसी में मसनवी शैली और हिंदी में चरित्र काव्यों की एक विशेष शैली प्रचलित थी। मतलब इन्होंने फारसी की मसनवी शैली को भी अपनाया था और प्रबंध शैली, हिंदी में एक अलग प्रकार की शैली, चरित्र काव्यों की शैली, इसकी प्रधानता थी उस समय। जायसी ने दोनों का समन्वय कर एक नवीन शैली को जन्म दिया। मतलब हिंदी की जो शैली थी, चरित्र काव्यों की शैली, और मसनवी की शैली, फारसी की, इन दोनों का इन्होंने समन्वय स्थापित किया और एक नवीन शैली बनाई, प्रबंध शैली। पद्मावत में शैली का यही मिश्रित नवीन रूप मिलता है। मतलब पद्मावत में यही हिंदी की और फारसी की मसनवी शैली का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। पद्मावत के आरंभ में मसनवी शैली और भाषा, छंद आदि में चरित्र काव्य शैली मिलती है। मतलब शुरू में तो पद्मावत में मसनवी शैली देखने को मिलती है, लेकिन बाद में भाषा, छंद, इन सबसे संबंधित हिंदी की जो चरित्र शैली है वो देखने को मिलती है। इन्होंने चौपाई और दोहा छंदों में भाषा शैली का सुंदर निर्वाह किया है। जायसी की भाषा शैली सरल, सशक्त और प्रवाहपूर्ण है। अब इसका 5th पार्ट है अलंकार। अलंकार का उपयोग जायसी ने काव्य प्रभाव एवं सौंदर्य के उत्कर्ष के लिए किया है।
मतलब सौंदर्य बढ़ाने के लिए इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है, चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं। जैसे रीतिकाल में रीतिकाल के कवि चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकारों का प्रयोग करते थे, लेकिन जायसी ने काव्य का जो सौंदर्य है उसको बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया है। और जितने भी भक्ति काल के कवि थे उन्होंने काव्य का जो प्रभाव है, उसका जो सौंदर्य है उसको बढ़ाने के लिए ही अलंकारों का प्रयोग किया था, चमत्कार उत्पन्न, चमत्कार प्रदर्शन करने के लिए नहीं। इनके काव्य में सदृश्य मूलक अलंकारों की प्रचुरता है। आषाढ़ के महीने आषाढ़ के महीने के घने गर्जन को विरह रूपी राजा के युद्ध घोष के रूप में प्रस्तुत करते हुए बिजली में तलवार और वर्षा की बूंदों में बाणों की कल्पना करके कितना सुंदर रूपक बांधा है। मतलब इन्होंने ये जो आषाढ़ के महीने का जो बादल गरजते हैं उसके जो उस समय का समय था उसको इन्होंने सुंदर रूपक अलंकार की मदद से बताया है। यहाँ रूपक के साथ अनुप्रास का भी सुंदर एवं कलात्मक प्रयोग हुआ है। मतलब रूपक अलंकारों के साथ अनुप्रास अलंकार का भी इन्होंने प्रयोग किया है। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जायसी का साहित्य में स्थान, मतलब जायसी का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है, इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।